इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। साथियों, कार्यक्रम किसान वाणी दिन मंगलवार और मंगलवार ने हम लावे आपके बीच में कार्यक्रम फोन इन, और फोन इन में हमारा प्रयास है जो समय परिस्थिति मौसम के हिसाब से एक ऐसा विषय लेके आना जिस और उससे संबंधित आप ही कोई समस्या है उसका समाधान आप सीधे ही अपने विशेषज्ञ से कर सकते। और इस कड़ी में जो आज का हमारा विषय है वो है फसल अवशेष प्रबंधन। बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं डॉक्टर समर सिंह, जो पूर्व कुलपति हैं महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय करनाल से। उनसे बातचीत करेंगे वीरेंद्र भाई, और साथियों से एक प्रार्थना रहेगी कि विषय से संबंधित ही आप फोन करेंगे। और जो फोन नंबर हमारा आज का रहेगा, संपर्क सूत्र जो हमारा है वह है 221-322। जो साथी मोबाइल से फोन करेंगे या कुरुक्षेत्र से बाहर के होंगे उनके लिए एसटीडी कोड आवश्यक होगा, और एसटीडी कोड है 01744, यानी हमारा फोन नंबर 01744-221-322। और एक बार फिर बताते हैं कि विषय है फसल अवशेष प्रबंधन। विषय से संबंधित ही आप बात करें। चलते हैं स्टूडियो में और करते हैं बातचीत शुरू। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, जैसा आप जाना है आज है दिन मंगलवार, और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फोन इन, यानी फ़ोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। और इसके लिए हमारा फ़ोन नंबर है, किसान भाई नोट कर लें, 01744221322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744-221-322। और आज का हमारा फ़ोन इन का विषय है फसल अवशेष प्रबंधन कैसे करें, और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर समर सिंह जी, पूर्व कुलपति महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद वीरेंद्र भाई जी, और सभी किसान भाइयों को मेरी हाथ जोड़कर नमस्ते। डॉक्टर साहब, कटाई का मौसम चल रहा है। हाँ जी। जो किसान भाइयों ने धान की फसल लगाई थी वो तैयार हो रही है, और उसकी कटाई के करण लग रहे हैं किसान भाई। हाँ जी। अब जो धान है वो तो किसान भाई के घर में जा रही है, मंडी में जा रही है। ठीक है। पीछे रह गया खेत में जो उसका अवशेष है। ठीक है। तो एक समय तो ऐसा था जब इसका भी थोड़ा काफी उपयोग हो जाता, और उसको जो है किसान भाई पुड़ियों के रूप में बांध कर रख लेते। बिल्कुल। अब मशीनीकरण आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जो है कंबाइन से कट रही है, तो पीछे अवशेष काफी रह जा है। हाँ जी। तो इसका प्रबंधन कैसे करें? क्या किसान भाई अच्छे तरीके से इसको करके इसका फायदा उठा सके हैं? बिल्कुल वीरेंद्र भाई, ये एक बहुत गंभीर विषय पे आज बातचीत चल रही है जी। और जैसे कि आपने बताया किसान भाइयों, ये बिल्कुल सही बात है। जब मशीनीकरण आ जाता है, जैसे आजकल जितनी भी धान है ज़्यादातर थोड़ी बहुत हाथ से काटते हैं, नहीं तो सारी कंबाइन से काटते हैं। जी, थोड़ा बासमती की किस्मों का बासमती का हाथ से काटते हैं, और बाकी सारी की सारी कंबाइन से काटते हैं। अब कंबाइन क्या है कि कंबाइन जब काटती है तो एक लाइन में वो सारा रेजिड्यू डालती है जी। उसको स्प्रेड नहीं करती। हाँ, फैलाती नहीं, बस फैलाती नहीं, एक लाइन सी बनती चली जाती है। हाँ जी। और किसानों के लिए यही सबसे बड़ी समस्या है, जब तक उसको ना फैलाया जाए उसका प्रबंधन करना बहुत मुश्किल है। और 2-3 कारण है, हम ऐसी बात नहीं है भाई नहीं समझते, किसानों की मजबूरी भी है वीरेंद्र भाई जी। क्योंकि एक तो समय कम होता है, अब कटने लग रही है तो नवंबर के पहले हफ्ते में बिजाई भी आपने सही कहा कि जो गेहूं की फसल है उसकी बिजाई ऊपरा तली की फसलें होगी, ऊपरा तली की फसलें होगी, इसलिए गेहूं के लिए वो तैयार भी करना है। और दूसरा एक और ये मैंने बता ही दिया भाई, रेजिड्यू जो है एक लाइन में है। और एक और समस्या क्या आती है किसान भाइयों को, जब भी किसान भाई इस तरह से काटते हैं और जब नेक्स्ट की सोइंग करते हैं तो उसमें कई बार क्या होता है कि ट्रैक्टर जब चलता है तो कहीं पर गिल्ला है वहाँ पर ट्रैक्टर जाता है, कहीं पर सूखा है जी। तो इस तरह की समस्या है, और इसके लिए किसान भाई सस्ता सा अपना सीधा सा उसमें आग लगा देते हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। और मैं तो पूरे जोर दे के कहता हूँ भी आग नहीं लगानी चाहिए। पहले इसका समाधान नहीं था, उसमें समय तो कम लगा किसान भाई का, पर समस्याएं बड़ी खड़ी होगी, समस्याएं बहुत होगी उसमें। और उसमें खासकर जो समस्या आई तो वो देखिए, एक तो समस्या यही आई वीरेंद्र भाई जी कि जितना भी हम आग लगाते हैं
एक तो उसमें जितने न्यूट्रिएंट होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, जो धरती में है, जो उस रेजिड्यू में है, रेजिड्यू में, अच्छा, हाँ, ठीक, वो सारे जल जाते हैं। तो उनमें जैसे हम पोषक तत्व देते हैं ना। डॉक्टर साहब, चर्चा हमारी जारी रहेगी। हाँ जी। एक फोन कॉल है। हाँ जी। हेलो, नमस्कार सर जी। नमस्कार जी, आपका नाम? मैं इंद्राज जी गाँव नांगल से। इंद्राज जी गाँव नांगल से आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धान वगैरह उठा लिया? हाँ जी। अच्छा, तो अपना प्रश्न करें। हाँ जी, प्रश्न मेरा ये आवाज डबल हुई जी, क्या चक्कर है? वो गहरी आवाज नहीं, आपकी आवाज हमें साफ आ रही है। आप अपना रेडियो बंद कर दें थोड़ा सा और उससे दूर हट जाए। तो मैं तो रेडियो तो बहुत दूर है। अब ठीक है, आ रही है आवाज। मैं ये कहना चाह रहा जी, जो अवशेष है ना नीचे कंपाइन के कटे हुए जी, इन पे कटर आवाज, ये कटर को फेर दो, कट जानी सारी। ठीक कह रहे हैं आप। और इसकी लाइना लग जाएंगी। हाँ, फाने काटने वाला कटर चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद जी फिर तांगड़ी लेगा एक आदमी का, मेरे ख्याल 3 घंटे लगते नहीं। अच्छा, बिल्कुल सीधी कर दे उसने फिर। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। सारे ना जी। हाँ जी। उसके बाद जी सुपर सीडर में कमाल कर रखे जी, आकर देखो आप कह नहीं सकते इसके अंदर जीरी है, वो जीरी थी। अच्छा, आप सुपर सीडर का इस्तेमाल कर रहे हैं गेहूं की बिजाई में या कोई भी फसल ले रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो इंद्राज जी आपने बड़ी, मेरे ख्याल से तो डॉक्टर साहब भी सहमत होंगे इस बात से। इंद्राज जी, आपने जो बात मैं कहना चाहता था वो बात आपने बड़े अच्छे ढंग से बताई। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने तो देख लिया अपने खेत में कि मैंने शुरू में यही बात बताई भाई, अब समाधान है, पहले नहीं था जब मतलब जलाते थे, अब नहीं जलानी चाहिए। अब जैसे आपने ही बता दिया एक समाधान, तो बिल्कुल कटर चलाओ और उसके बाद सुपर सीडर से कर दो। क्या कटर क्या काम करता है? सीधी कर दो जी, सारे 90 हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कटर क्या करता है, जो सुपर सीडर चलाओ जनाब। बिल्कुल सही किया आपने। आप कह नहीं सकते भी इसके अंदर जी नहीं, मुझे पता है, मैं तो ये बहुत चलाए हैं सुपर सीडर, ये हमने ही बनाए थे इंजीनियरों के साथ मिलके, कंपनी के साथ मिलके। एक और मेरी बात हुई थी आज, परमात्मा ने जो है ना बरसात कर दी। अच्छा, आपके इलाके में बरसात? अच्छा, वो जो है ना परवाह करने की लोड़ नहीं रही। तो आपने गेहूं की बिजाई शुरू कर दी? ना जी, ना, अभी तो कहाँ कर देंगे। हाँ, मैं तो यही सोच रहा था, बड़ी जल्दी ना कर दी होगी। अच्छा, चलो ठीक रहा है। भी खेत पड़ेवा हो गया आपका? हाँ जी, हाँ जी, पड़ेगा जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, ठीक। अभी इसमें टेलर निकल जा जी, निकल सका। हाँ, ठीक है इंद्राज भाई जी, बहुत धन्यवाद आपका। आपने एक अच्छा सुझाव था जो किसान भाई ने दिया, और जो उन्होंने एक डॉक्टर साहब प्रैक्टिकल करके देख लिया, सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि ये एक अच्छा समाधान है जी। इसमें बिजाई भी बहुत बढ़िया होती है, गेहूं की पैदावार भी अच्छी आती है, और जैसा कि मैं बता रहा था, इसके जो पोषक तत्व वो सारे खेत में मिल जाते हैं। मतलब जो हमारे अवशेष के अंदर पोषक तत्व हैं, वो भी सीधे खेत में, क्योंकि जितना हम लगाते हैं ना पोषक तत्व, उनका 40% तो नाइट्रोजन उसमें रह जाती है। जो अवशेष है मतलब 40% नाइट्रोजन कम देना पड़ेगा, उसमें कम देना पड़ेगा, मतलब यूरिया का उपयोग कम करना पड़ेगा। 30-35% ये फास्फोरस रह जाती है जी, और 80 से 85% पोटास रह जाता है उसमें। अच्छा, पोटाश भी है। और डॉक्टर साहब, एक ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि भी पोटाश, फास्फोरस, नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्व हैं, इन अवशेषों में रह जाते हैं, जो पुनः जो है दोबारा खेत के अंदर सम्मिलित होते हैं और अगली फसल को उपयोग। और अगर हम जला देते हैं ना, तो इसमें क्या होता है कि 90% तो नाइट्रोजन जल जाती है। अच्छा जी। हाँ, और कुछ तत्व 40% जल जाते हैं, कुछ 5-10%, मतलब उसका एक सूक्ष्म मात्रा रह जाती है, कुछ 20% तक तो जो सारे जल जाते हैं। हाँ, तो इसलिए एक तो मैंने बताया था भाई, ये पोषक तत्व बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारी जो ज़मीन की स्टेटस है, फर्टिलिटी जिसको हम कहते हैं, उपजाऊ क्षमता, वो घटती जा रही है। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी एक सबसे बड़ा इसका एक क्या फ़ायदा होगा, इसको जैसे कि इंद्राज भाई जी ने बताया, सुपर सीडर क्या करता है कि ये सारी मल्च का काम कर देता है ऊपर। हाँ, जितना भी रेजिड्यू है ना, उसको काट के और 2 लाइनों के बीच में इसको डाल देता है। और वो जब 2 लाइनों के बीच में उसके ज़मीन के ऊपर अपना ये रेजिड्यू आ जाता है, तो एक तो उसमें खरपतवार नहीं उगते, दूसरा उसमें पानी जो वाष्पीकरण के द्वारा उठता है
वो मतलब पानी की बचत होगी, नमी बरकरार रहेगी, नमी बरकरार रहेगी। तीसरा फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होगा, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ गया, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर पहले जमीन में 1% होता था, खाद का काम कर रहे हैं, जैविक खाद का काम कर, पहले 1% होता था, अब वो 0.3% आ गया, तो वो बढ़ता है। तो इस तरह से इसके, और सबसे बड़ी बात जो हम आंखों से नहीं देखते, उसमें सोयल में ऐसे माइक्रो फाना एंड फ्लोरा मतलब सूक्ष्म जीवी इसको कहते हैं हम, वो बहुत ज़्यादा पनपते हैं, और वो एक ज़मीन की एक किस्म की ताकत होती है। मतलब आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं हमारे मित्र कीट जो है उनकी संख्या बढ़ेगी, उनके अर्थवॉर्म है, जैसे अर्थवॉर्म वगैरह, केचुआ जिसको कहते हैं हम, वो बढ़ जाते हैं। और केचुआ फिर उसमें इन्फिल्ट्रेशन मतलब पानी का करता है, क्योंकि वो खुदाई करता रहता है, और मिट्टी का रिसाइकल सा कर दिया उसने, चक्र बना रहा है। बिल्कुल, तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो है फसल अवशेष प्रबंधन इतना ज्यादा जरूरी है कि किसान भाई उसको जो है एक तरह से मुफ्त का जो कुदरती खाद है वो उनको मिल रहा है, वो इनको उसका फायदा उससे उठा सकते हैं, जो कि किसान भाई जाने अनजाने में आग लगा के नष्ट कर रहे हैं, और जबकि उसको बचाएं जो उसके अंदर। और इसके अलावा दूसरे फायदे मैंने बता दिया, पानी की बचत आ गई, और खरपतवार नियंत्रण, जैसा आप कह रहे हैं मडूसी वगैरह पे प्रभाव पड़ेगा, उसका फर्क पड़ेगा, उसका नियंत्रण होगा, उसका नियंत्रण होगा उसके साथ। डॉक्टर साहब हमारी चर्चा जारी रहेगी, एक फोन कॉल लेने। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार जी, आपका नाम? उमेश कुमार, बलदेव सिंह जी, गांव आपका सारसा? हाँ बलदेव सिंह जी, आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। किसके बारे में? अच्छा, कंबाइन के जो फाने हैं, हाँ आपकी आवाज जरा थोड़ा साफ नहीं आ रही है। कोई नहीं, हम समझ गए भाई, उनका इलाज क्या करें, उसका इलाज क्या करें आप, ये आप चाह रहे हैं कि भी जो फाने हैं उसी के बारे में बलदेव जी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और फिर भी आपका जो बात है, जो प्रश्न है, उसको और स्पष्ट कर देंगे कि किस तरह से हम उसको कर रहे हैं। जैसा अभी बात कर रहे थे भाई इंद्राज, बात कर रहे थे कि कटर वगैरह उन्होंने लगाया और सुपर सीडर लगाया, इसके और कई तरीके हैं जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं। तो उसमें ऐसा है बलदेव जी, एक तो आप उसमें कटर चलाओ, उससे क्या होगा, जहां भी ज्यादा पड़े होगा वो यूनिफॉर्म मतलब एक सार सारे खेत में चला जाएगा। हेलो, हाँ शायद डॉक्टर साहब संपर्क। और उसके बाद फिर कई मशीन है, जैसे हैप्पी सीडर है, टर्बो सीडर है, सुपर सीडर है जी, उससे उसमें बिजाई बड़े आराम से हो सकती है। और डॉक्टर साहब यहाँ पे जो आपने जिक्र किया हैप्पी सीडर, सुपर सीडर का, हाँ जी, चलो अपने अपने विचार हैं या रुझान है किसान भाइयों को। हो सकता है कुछ किसान भाइयों को यूँ लगता हो कि भी उनके पास छोटा ट्रैक्टर है या ये हैप्पी सीडर नहीं खींच सकता, या ऐसा है या किराए पे करवाना पड़ेगा, तो इसका भी कोई भी नियंत्रण है कि कई जो ब्लॉक बनवा लेते हैं, बिल्कुल, या रूलर बनवा लिए? बिल्कुल है वीरेंद्र भाई जी, क्योंकि जब कोई टेक्निक आती है ना जी, उसके फायदे बहुत होते हैं, किंतु साथ में थोड़ी बहुत उसके साथ दिक्कत भी आ जाए, क्योंकि नई तकनीक है। हाँ, अब दिक्कत क्या है इनमें सुपर सीडर में, एक तो ये थोड़ी सी हाई पावर के ट्रैक्टर जी, बड़े ट्रैक्टर अब किसान हमारे छोटे हैं, उन पे बड़े ट्रैक्टर हैं, खासकर छोटी जोत का जो किसान है उनको। हालांकि सरकार ने वो कस्टम हायर बेसिस पे वो भी बनाया दी हुई है, किंतु वो फिर सभी किसानों को नहीं मिलते, क्योंकि समय कम है, तो एक वहाँ फिर दिक्कत है। और तीसरी फिर दिक्कत इसमें फिर मैंने शुरू में जो बताई थी वो भी दिक्कत है भाई, जहाँ पर अगर ऊंचा नीचा खेत है, कहीं सूखा है तो वहाँ जमेगा नहीं, जहाँ गिल्ला है तो वहाँ ट्रैक्टर धस देगा, तो थोड़ी सी ये भी दिक्कत है। इसलिए हम ये कहते हैं भाई, एक तो ये लेजर लेवलिंग बहुत जरूरी है आज के दौर में, यदि मशीनीकरण का इस्तेमाल करना है। अगर नई मशीन कोई भी करो आप, तो उसमें लेजर लेवलिंग बहुत जरूरी है। 8 साल की जरूरत नहीं है उसमें, वो मतलब साल 2 साल में 2-4 साल के बाद आप एक बार लेजर लेवलिंग, क्योंकि कुदरती देखा जाए खेत की मोखा वगैरह जो ऊंची हो जाती है, तो वो जो है लेजर लेवलिंग उसका सही उपाय है। उससे क्या होगा, जब आप लास्ट पानी दोगे धान में तो वो एक सारा लगेगा, और बतर भी एक साथ आएगा, जो आप कह रहे ट्रैक्टर धसने की समस्या नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें जब हम बिजाई करते हैं ना, थोड़ी सी नमी
ज्यादा चाहिए, नमी ज्यादा चाहिए, क्योंकि बिल्कुल वो तो है नहीं भी हम उसके ऊपर सुहागा लगाएंगे, हाँ कि वो नमी दब जाएगी नीचे, नमी दब जाएगी। कहते कर रहे थे पुराने टाइम में कि भाई गिल दाब लो, हाँ वो तो है नहीं, वो तो है नहीं, वो तो है नहीं। तो इसलिए थोड़ी सी नमी चाहिएगी और उसके लिए खेत एक सार होना बहुत जरूरी है। तो इनमें डॉक्टर साहब जैसा आप सुपर सीडर की बात कर रहे थे सीडर, तो खेत की मिट्टी का भी कुछ फर्क पड़ता है बिजाई में, कि डक्कर खेत है या चिकनी मिट्टी खेत है या रेतीली मिट्टी खेत है? ये फर्क पड़ता है। और जब पहले हमने 0 टिलेज स्टार्ट करी थी जी, तो वो भी एक खेत की तासीर के हिसाब से पड़ती थी, और इसीलिए इनका भी फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर आपका जो डक्कर जमीन है ना, उसमें तो नमी ज्यादा दिन तक रह सकती है, किंतु जो मगरे की जमीन है, मगरे की जमीन, जो रेतली जमीन जिसको कहते हैं, उनमें फिर नमी बहुत कम थोड़े समय में ही हवा निकल जाओ, थोड़े समय में, तो इसलिए वो तो तुरंत काटते ही अगले दूसरे दिन पिजाई करनी अच्छा चाहिए। कुछ किसान भाई जैसे ये सुपर सीडर से बोलिया है, हैप्पी सीडर से, वो फिर भी जो है इस शंका के समाधान के लिए कि भी जैसे मगरे वाले खेत हैं उसमें जो नमी कम रहेगी उसमें सुहागा लगा दें, क्या ये सही है? डॉक्टर साहब चर्चा जारी रहेगी, एक फोन कॉल ले। ओके, हेलो शायद डॉक्टर साहब संपर्क हमारा, तो हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से तो बोने के बाद उन अवस्थाओं में भी सुहागा लगा दें ऊपर। इसमें वीरेंद्र भाई अब एक बढ़िया टेक्निक आ गई, सुहागा लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ये सुपर सीडर है ना, ये जैसे बिजाई कर प्रेस रोलर इसके साथ व्हील, प्रेस लग रहा है जिसको कहते हैं, प्रेस रोलर, हाँ प्रेस व्हील जिसको कहते हैं। जी। अगर ऐसे खेत हैं उनमें वो मशीन लो, अच्छा उससे प्रेस, तो उससे वो प्रेस होती है, साथ ही प्रेस, साथ ही के साथ प्रेस होती है, मतलब वो मल्टीपल काम हो गया, मल्टीपल काम हो उसमें जाएगी। ये आपने अच्छा बताया कि प्रेस रोलर वाली मशीन का इस्तेमाल करें, मिलती हैं, हाँ उसमें आ रही होंगी, आ रही हैं, नई तकनीक, नई सुविधा आ गई है, नई सुविधा आ गई, क्योंकि नहीं तो फिर उनको दोबारा फिर लगाना पड़ेगा, और उसमें ईंधन की भी बचत है, बिल्कुल बचत है, और समय की बचत आ गई है, तो डीजल बहुत बचता है जी, नहीं तो डीजल कितना लगता है। अब 2-3 मेथड हम, अगर कॉल तो कट गई ना, हाँ 2-3 मेथड हम कहते हैं भाई रेजिड्यू मैनेजमेंट के। एक तो ये है कि भाई उसको बाहर निकाल दो, अच्छा वो जो जितना ब्रेलर बना दें उसको, बेल सी बना दो, उसके बेलर के साथ मशीन है उसकी भी है, किंतु वो बहुत महंगी मशीन है, हर किसान भाई के लिए वो संभव नहीं है, वो तो हायर बेसिस पे ही होती है। तो एक तो वो है। अच्छा फिर अगर हाथ से आप निकालोगे तो लेबर बहुत लगेगी, और लेबर मिलती भी नहीं समय जी, तो वो दिक्कत होगी। तो दूसरा तरीका फिर क्या है कि उसको खेत में मिला दो जी। उस खेत में मिलाने में क्या है कि आपको फिर बड़ी ट्रैक्टर चाहिएंगे, बड़े इम्प्लीमेंट चाहिएंगे, जो भी जैसे आपके मोल्ड बोल्ड प्लो हैं और दूसरे प्लो मिट्टी पलटवाड़ कह देंगे, और उसके लिए भी फिर 15-20 दिन का टाइम आपको चाहिएगा। उसमें हम यही कहते हैं भाई आधा कट्टा यूरिया का डाल दो, जिससे वो जल्दी डिकम्पोज, फिर भी वो 15-20 और पानी दे दो जी, फिर भी 15-20 दिन वो लेती है। हाँ उसमें इतना लग जाएगा वो अगली फसल, अगर किसी के पास इतना टाइम है, जैसे कि आजकल कट रही है जी, तो उसके पास है टाइम, अगेती कट गई कई हो गए, तो उसमें तो ये कर सकते हैं किसान भाई। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, और अगर बिल्कुल ही आगे जैसे कि नवंबर में कटाई होगी या अक्टूबर के लास्ट या बासमती ठाके कर रहे हैं, या बासमती ठाके, उसमें तो तुरंत ही बिजाई करनी पड़ेगी। तो कई बार तो बड़बत्तर बो देते हैं तो उनमें एकदम से मतलब करने के लिए फिर ये मशीनें कामयाब है पूरी तरह से। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम ये फसल अवशेष प्रबंधन की बात कर रहे हैं, आपने बड़े अच्छे उससे तरीके से समझाया। एक और तीसरा फिर भूल जो मैं, तीसरा मेथड फिर यही है जो मैंने जिक्र कर रहे हैं भाई, रेजिड्यू को जितना भी अवशेष है उसको खेत के ऊपर छोड़ दो, खुला समतल बिखेर दें, मतलब उसके ऊपर मतलब सतह पर रहने चाहिए, सतह पे रहे, वो सबसे बेस्ट है, उसके ये सारे फायदे जो मैंने शुरू में हुए थे ना बताए थे भाई, जो खाद है, पोटाश है, नाइट्रोजन है, सारे रहते हैं, फास्फोरस है, वो सारे उसमें बरकरार रहे, पानी का बचत, मनुष्य की बचत करें। तो हाँ, कई किसान भाई जैसे जो सब्जियों में कर ले हैं, बीज बो दिया, लहसुन बो दिया, ऊपर से पुराली बिखेर दी, जिससे कि उसमें कबाड़ा कम जमा है पानी। तो ये तरीका जो है यहाँ भी किसान। तो जो बात हम जानना चाह रहे थे डॉक्टर साहब, कुछ किसान भाइयों के मन में ये शंका होती है कि जो फसल का अवशेष हम खेत में दबाते हैं, हाँ जी, तो ये जैसा आपने जिक्र करा कि वो डिकम्पोज हो जाए, हाँ, तो इस दौरान जो है या महीने 20 दिन के बाद हाँ, उसी खेत में ये समस्या बन जाए कि दिमक बढ़ने की समस्या बन जाए कि क्योंकि कच्चा रह जाए या कुछ ऐसा रह जाए, तो क्या ऐसा है?
नहीं, दीमक का तो देखे प्रकोप जहाँ भी है ना, वो खेत में इस तरह की में जहाँ भी ज़्यादा फिर रेजिड्यू होगा वहाँ आएगी दीमक। अच्छा, संभावना रहती है। किंतु ज़्यादातर खासकर जो धान वाले खेत हैं उनमें दीमक कम लगती है जी, क्योंकि पानी भरा हुआ है तो भरा हुआ है, तो उनमें तो चांसेस बहुत नहीं। कम। अगली फसल के लिए, अगली फसल में भी अगर दीमक का किसी खेत में है तो उसके लिए तो बड़ी मतलब बढ़िया दवाई है क्लोरोपाइरिफास, वो डाल दो, वो उसका छिड़काव कर दें, उसका छिड़काव करो पानी के साथ, तो समस्या का समाधान, तो उसका समस्या का पूरा समाधान है अगर किसी खेत में ऐसी दिक्कत आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ हमारे किसान भाई जो हैं बागवानी की तरफ भी रुझान रखे हैं। हाँ जी। और उसमें वो जो है यूं कहते हैं कि मिश्रित खेती कर लेते हैं एक तरह से। हाँ, बाग भी लगा रखा है, बिल्कुल, और कुछ फासले पे है तो उसमें फसल भी ले रहे हैं, बिल्कुल। और उसमें जब कुछ इस तरह के अवशेष आए, हाँ जी, तो उसमें आग लगाएंगे तो जो फलदार पौधे हैं वो भी नष्ट होंगे, उन पर जौ लगेगी इसकी, वो भी खराब होंगे। तो वहां पर भी ये जो तरीके हैं सारे वहाँ इस्तेमाल हो सकते हैं। वहाँ बिल्कुल इस्तेमाल हो सकते हैं वीरेंद्र भाई, क्योंकि बागवानी में इतनी जगह होती है कि ट्रैक्टर बड़े आराम से चला जाता है जी। तो इसलिए वहाँ पर आप एक बार उसको इनकॉर्पोरेट, उसमें तो क्योंकि समय मिल जाता है बागवानी में जी। पहले दूसरी क्रॉप होती है ज्यादातर, उसमें राइस तो लगती नहीं, हाँ, धान तो लगता नहीं, दूसरी और कई दाल वाली क्रॉप ले ली वो कर ली, तो वो पहले कट जाती है, चारे वाली ले ली, पर उसमें फन्ने वगैरह रह जाती हैं, पर वो पहले कट जाती है। तो फिर भी उनका जो अवशेष है ना, जो उसको खेत में ही रहना चाहिए, वहाँ पर तो बिल्कुल आग लगानी नहीं चाहिए। हाँ, कई किसान भाई करते हैं उसको इकट्ठा करके और फिर जोड़ों के साथ रख लेते हैं जी। और जहाँ पर जब छोटा पौधे होते हैं ना, जब बागवानी मान ले नए बागवानी है और जब पाड़ा पड़ता है, हाँ, तो उस समय फिर उसका धुआं पाड़े से बचाव के लिए उसका धुआं वो तापमान बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ जाता है, तो उससे फर्क पड़ेगा। तो देखिए ये तो एक किस्म का उसका उपयोग कर लिया, हाँ जी। तो उपयोग के लिए तो हम मना नहीं करते जी, किंतु जला के उसको नष्ट करना, दुरुपयोग गलत है। जैसा आजकल चलता है कि लगा दिया, उसमें धुआं ज्यादा हो गया, पर्यावरण प्रदूषित हो गया। देखो कितना धुआं होता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, सड़कों पे अंधेरा छा जाता है, बहुत एक्सीडेंट होते हैं, ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ये सारी मीथेन, ये सारी जहरीली गैसें, ये सारी जहरीली है, कैंसर को ये दावत देती है, कैंसर को बुलाती हैं, मतलब जो मानव श्वसन क्रिया है उसको प्रभावित करेगी, अस्थमा हो जाता है। तो इस तरह की इसके हानिकारक मतलब है, ये जलाना बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, जो किसान भाई ये फसल अवशेष प्रबंधन कर रहे हैं, हाँ, तो उनको जो है कोई फायदा ज्यादा से ज्यादा मिले, क्या कोई ऐसा भी प्रावधान जो हो सकता है इसका? देखिए, इसमें हरियाणा गवर्नमेंट ने मैं तो ये कहूँगा कि ये पहला ऐसा राज्य हरियाणा गवर्नमेंट जो इतनी सब्सिडी दे रहा है, जो जितने भी इम्प्लीमेंट्स हैं रेजिड्यू मैनेजमेंट, ये इसी संबंध में हम जानना चाह रहे थे कि जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान भाई इन यंत्रों का इस्तेमाल करें। पंजाब में 2 साल दिया, उसके बाद बंद कर दिया था। अब पंजाब हरियाणा में वो कंटिन्यूस है, अभी भी जारी है। मतलब अब समय है जो किसान भाई फायदा उठाना चाहते हो, वो सोसाइटी रजिस्टर्ड करा के, और वो डीडीए जो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर है उसके ऑफिस में जाके वो पूरी कार्रवाई करके वो ले सकते हैं। मतलब सोसाइटी से आपका अभिप्राय वो है कि भी कुछ किसान मिलकर एक ग्रुप बना ले, भाई खुद अकेला नहीं ले सकता, उसके माध्यम से ले। जी। और वो बहुत ही बढ़िया चीज है, और उसमें सारे इम्प्लीमेंट ये आ जाते हैं मुख्य रूप से जैसे मैंने बताया भाई, कटर प्लांटर है, आपका सुपर सीडर है, हैप्पी सीडर है, इवन मतलब कहीं पहले तो शुरू में ट्रैक्टर पे भी दी थी, छोटे ट्रैक्टर पे मोल्ड बोर्ड प्लो है, ये सारे जो मैनेजमेंट के काम आते हैं, तो ये जो कृषि कार्यों में लग रहे हैं, हाँ, बेलर पे भी है। अच्छा जी। तो इन पे सब पे है। तो डॉक्टर साहब, इनको किसान भाई अपना काम कर लिया, मान लो उसने सोसाइटी बना ली है, उन्होंने अपना काम कर लिया और उनके पास समय है, तो क्या इनको वो जो है अपना आय के साधन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किराए वगैरह पे चला? ये इसका पर्पज यही है भाई, अपना काम करके आप दूसरों को अपना कमाई कर सकते, करते हैं। बहुत ज्यादा फार्मर अपना लेके भी कमाई करते हैं। अच्छा, अपने पर्सनली भी लेके, जो निजी तौर पे भी लेके बहुत कमाई कर रहे हैं। जी। क्योंकि उनको पता है अभी छोटे किसान तो खरीद नहीं सकते जी, तो इसलिए वो किराए के लिए उसको चलाते हैं। और ये मैं आपको अब बता देता हूँ, किसानों की ये समझ में आ चुका है,
भाई इसको जलाना गलत है। हाँ, आ गया हर किसान, हर किसान बहुत अच्छी बात कही कि अब किसानों की समझ में आ गया है, किंतु वो थोड़ा सा हिचकता इसलिए समय को देख, इस समय को भी, और थोड़ा सा कॉस्टली कई बार उसको पड़ जाता है। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, कि भाई समझ में तो आ गया उनके, बिल्कुल। अब तक तो ये समस्या थी कि उनको ये समझ ही नहीं रही थी कि भाई वही बका रहे हैं, परंतु अब वो बकाने वाली बात नहीं है, वो तकनीकी रूप से वो इस बात का ज्ञान ले रहे हैं कि भाई इसको हम जो है सही तौर पर करें, ये गलत है, और उसके साथ जो हम इसका प्रबंधन करते चलेंगे। बल्कि एक रेजिड्यू का एक और फायदा मैं बता दूं जाते हैं, जी, वो टेम्परेचर को मॉडरेट करता है। अच्छा, कई बार टेम्परेचर जैसे आगे लो हो जाता है, तो अगर रेजिड्यू पड़ा है तो वो टेम्परेचर उसकी जड़ों के आसपास, पौधे के आसपास ज्यादा कर देता है, मतलब पाले से मरती नहीं फसल। जी। कई बार जब अप्रैल में एकदम से गर्मी पड़ जाती है, मार्च में, मार्च तो वहाँ फिर वो मतलब हाई को बिल्कुल सही कह रहे हैं, बजाय के फसल को धीरे धीरे पकने के, वो एकदम वो कहते ना जो लहर निकल गया उसमें, वो नहीं निकलने देता। अच्छा, एक सबसे बड़ा फायदा जो कि सबसे ज्यादा उसमें नुकसान हो जाता है, और एक गिरती कम है। अच्छा, इसके अगर आप सीडर से इसे करोगे ना, क्योंकि जमीन तो पोली है नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो जड़ें मजबूत है, तो गिरती भी कम है। ये भी एक बहुत बड़ा, ये बात आपने बड़ी अच्छी बताई डॉक्टर साहब, कि भाई जो एपी सीडर या सुपर सीडर से बोएंगे तो उसमें फसल गिरेगी भी कम, चाहे वो ऊंचाई ले रही है, उसमें बढ़वार कर रही है उसमें। और जो खाद का खर्चा है डॉक्टर साहब, इसके ऊपर थोड़ा सा चलते बात करना चाहेंगे, तो ये कम होगा, बिल्कुल कम होगा, बिल्कुल कम, किसान भाई को आर्थिक रूप से फायदा होगा। बिल्कुल, जैसे मैंने इसीलिए डिटेल में बताई थी, भाई इतने इसमें पोषक तत्व तो वो मिल जाते हैं, खाद का खर्च बिल्कुल कम हो जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने फसल अवशेष प्रबंधन कैसे करें इस विषय पे दी। जाहिर है किसान भाई इस जानकारी का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएंगे और समय पे अपनी फसल उठाएंगे भी, और अगली फसल की जो है तैयारी भी करेंगे। और इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका भी धन्यवाद जी, बड़ी अच्छी आपने भागीदार बने, अब आप तो पूरे ज्ञाता हो। इसके अलावा आज का हमारा किसान वाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, और आज की बातचीत का विषय था फसल अवशेष प्रबंधन। बातचीत में हिस्सा ले रहे थे डॉक्टर समर सिंह, जो पूर्व कुलपति हैं महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय करनाल से, उनसे बातचीत कर रहे थे वीरेंद्र भाई। इसके अलावा कार्यक्रम के सभी सुनाने की राम राम।